हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर 12 चल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकी, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आपका क्लासिफिकेशन देखा था, किस प्रकार से किसी कंपाउंड का नाम को हम बनाते हैं, लिखते हैं, वो हमने सीखे थे। और साथ ही नॉमेनक्लेचर देखा था, नामकरण सामान्य विधि से, और साथ ही साथ आईयूपीएसी रूल्स हमने पढ़े थे। ओके, तो हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, यानी कि आपका हो सकता है कि कुछ यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले यानी कि आणविक सूत्र समान हो, लेकिन उनकी संरचनाएं या उनके गुणों में भिन्नता देखने को मिले। आप तो अगर संरचना में भिन्नता देखने को मिले तो उसको हम क्या कह रहे थे? संरचनात्मक समावयवता, यानी कि ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं, और इस घटना को क्या कहा जाता है? समावयवता कहा जाता है। ओके, तो समावयवता और समावयवता, फिर हमने क्या कहा कि दो प्रकार से आप समावयवता को समझेंगे। एक स्ट्रक्चरल होगा, यानी कि संरचना में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता उन समावयवी के देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेड बीच में है, इधर एक साइड में है, तो संरचना में भिन्नता आ गई। या आप क्या कहेंगे, ये जो दो बड़े बड़े एटम हैं जिनको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों इस रेड से जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ एक ही एक्स सिर्फ इस रेड वाले एटम से जुड़ा हुआ है। तो यानी संरचना में उनका जो आबंध बन रहा था उसमें किसी न किसी प्रकार से भिन्नता देखने को मिल रही है। तो ये किस प्रकार की समावयवता हो गई थी? आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर जिसको आप क्या कह रहे थे? संरचनात्मक समावयवता कह रहे थे। ठीक है, तो संरचनात्मक समावयवता को फिर आगे आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें आपका क्या क्या आया? चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि श्रृंखला में समावयवता। तो श्रृंखला में समावयवता किस प्रकार होगी कि कार्बन की जो चेन है, इसमें 5 आपके कार्बन आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट में आपके 4 आ रहे हैं, यहाँ पर आपके 3 ही आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप मॉलिक्यूल देखते हैं तो वहां पर आपको 5 कार्बन एटम ही मिलते हैं तीनों में। तो ये तीनों एक दूसरे के कैसे कहे जाएंगे? श्रृंखला समावयवी कहे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की चेन में, कार्बन की जो श्रृंखला है, पेरेंट चेन जिसे आप कहते हैं, उसमें भिन्नता देखने को मिल रही है, और इस घटना को क्या कहा जाएगा? श्रृंखला समावयवता कहा जाएगा। अब नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड, ये किसमें पढ़ रहे हैं? संरचनात्मक समावयवता के प्रकार पढ़ रहे हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कह रहा है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है कोई, यानी कि क्या है? क्रियात्मक समूह है कोई, उस क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल दीजिए। अगर स्थिति में किसी प्रकार से भिन्नता आएगी तो स्थिति में भिन्नता आने से यौगिक बदल जाएगा। जब यौगिक बदल रहा है तो प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। तो हमने समावयवता की डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होने वाला है यौगिकों का, लेकिन उनके गुण धर्मों में बदलाव आएगा। ओके, तो वहां पर फिर दो प्रकार देखे कि संरचना में अगर भिन्नता है, उसके कारण यौगिक भिन्न हो रहे हैं एक दूसरे से, उनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो संरचनात्मक हो गया। तो उसका दूसरा प्रकार पड़ रहा है पोजिशनल आइसोमर्स, या स्थिति समावयवी जिन्हें कहा जाता है। स्थिति समावयवता इस घटना को कहा जाता है। तो ये स्थिति समावयवी हो गए, या स्थान समावयवी जिन्हें आप कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लोरीन फर्स्ट वाले कार्बन से दिख रहा है, जबकि यहाँ पर दूसरे कार्बन से आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। ओके, इससे पहले जो आपने श्रृंखला समावयवता पढ़ी, श्रृंखला समावयवता हमेशा आपकी कार्बन चेन जो 4 होते हैं वहां से शुरू होता है। ब्यूटेन का आपने एग्जांपल देखा, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोपेन में तो 3 ही कार्बन है, उस कार्बन को आप कहीं से भी जोड़ेंगे, किसी भी कार्बन, एक कार्बन को हटा करके दोनों में से किसी भी कार्बन से जोड़िए, श्रृंखला वैसी ही रहेगी, 3 ही कार्बन आएंगे। ओके, तो 4 से आपका श्रृंखला समावयवी देखना आप शुरू करते हैं। यहाँ पर भी आपका 3 से शुरू होगा श्रृंखला को समझना। ओके, तो इस प्रकार से आपके फंक्शनल ग्रुप की स्थिति में चेंज आ रहा है, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ओके, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या है आपका? कि आपका एटम है बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप का, उसके दोनों साइड में कार्बन की चेन है, और कार्बन की चेन में भिन्नता देखने को मिलेगी। अगर आपको भिन्नता, क्या एक ही मॉलिक्यूल में नहीं, बल्कि उसके रिस्पेक्ट में आप जब दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे,
सपोज आपने एक ईथर का कंपाउंड लिया है, उस ईथर के कंपाउंड के दोनों साइड एल्काइल चेन होगी, वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में उसका कंपैरिजन करेंगे ईथर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो वहां पर भी आपका क्या होना चाहिए, उस एटम के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप इससे भिन्न होने चाहिए। अगर ए कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड आपका ए है और दूसरा बी है, तो ए और बी के जो एल्काइल ग्रुप हैं उस एटम के दोनों साइड, वो एक समान नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए और बी दोनों का कैसा होगा, समान होगा। तो ये क्या है, मेटामेरिज्म है, यानी कि मध्यावयवता जिसे कहा जाता है। ओके, और मध्यावयवता का एग्जाम्पल आपने यहाँ देख लिया था, जैसे इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन दोनों ईथर के ही हैं। ऑक्सीजन के दोनों साइड यहाँ पर क्या है, इथाइल ग्रुप है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन के एक साइड मिथाइल है और दूसरे साइड क्या है, प्रोपाइल है। तो यानी ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H10O है, लेकिन इनके दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप है उनमें किसी प्रकार से भिन्नता आ रही है, इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, मध्यावयवी कहा जा रहा है, या मध्यावयवता इस घटना को कहा जा रहा है। टॉटोमेरिज्म, जब कार्बन के परमाणु जो हैं, या वहां पर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, आपका एटम्स के बीच में प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है, प्रोटॉन, तो उसको क्या कहा जाता है, चलावयवता कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंस डिफर्स इन पोजीशन ऑफ प्रोटॉन और एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्थिति है उसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इसको चलावयवता कहा जाता है। यहाँ पर कीटो इनॉल फॉर्म की आप बात करते हैं, कीटो से आप समझते हैं कि कीटोन ग्रुप वहां पर होगा, और इनॉल यानी कि अल्कोहल ग्रुप उसमें पाया जाएगा। तो एक कीटोन वाला बनता है, दूसरा इनॉल बनता है, यानी कि अल्कोहल वाला कंपाउंड। तो एक कीटो फॉर्म हो गई, दूसरी आपकी इनॉल फॉर्म हो गई। ओके, टॉटोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात की थी, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। यहाँ पर आपको जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में एक रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और उसी मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए आपको दूसरा चेन स्ट्रक्चर मिलेगा, तो इसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर आपने प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन देखा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप में भिन्नता देखने को मिलेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है लेकिन आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे C3H6O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जहां पर 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो उसके लिए एक आपका कीटोन जिसको प्रोपेनोन कहा जा रहा है कीटोन बन सकता है, और दूसरा आपका क्या बन सकता है, प्रोपेनॉल बन सकता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप में भिन्नता देखने को मिल रही है। तो ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे उनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहा जाएगा, यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवी उनको कहा जाएगा, और इस घटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहा जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्लियर हो गया था। इसके बाद हमने त्रिविम समावयवता स्टार्ट की थी अपने पिछले सेशन में, और लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे। जैसे तो स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता क्या है कि अब 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मॉलिक्यूल जो है जिसमें एटम पाए जा रहे हैं उनकी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला। जब बॉन्डिंग में हमने चेंज की थी तो उसको हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता कहा था। ठीक है, जैसे मैंने ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये ए एटम हो गया, ये बी हो गया, ए और बी इससे जुड़े हुए हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर लेती हूँ और इन दोनों ए और बी के बीच में कोई और बॉन्ड ले आऊंगी, है तो अभी भी ये वाला बॉन्ड यही, या ये जिससे एटम कोई और जुड़ा हुआ है ये यही है, लेकिन इससे क्या हुआ, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया ना। पहले आपको ये वाला बॉन्ड ए और बी के बीच में दिख रहा था, पर अभी ये इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि बॉन्डिंग एटम होगा इसके साथ कोई और। ओके, तो ये स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ए और बी इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये ए और बी को मैं इस प्रकार से अगर रोटेट कर दूं तो फिर भी जुड़े हुए उसी प्रकार है, उसी बॉन्ड से जुड़े हैं, लेकिन अब 3 डायमेंशनल प्लेन में उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, या आप क्या कहेंगे कि उनकी स्थिति, त्रिविम स्थिति जो होगी वो बदल चुकी है, और ऐसी समावयवता को आप क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पर आपने देखा भी था कि कॉन्फ़िगरेशनल हो सकता है जिसको कि हम सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको सेपरेबल कहा जाएगा, और कन्फर्मेशनल भी हो सकता है, ठीक है, जिसको पृथक नहीं किया जाएगा, यानी नॉन सेपरेबल।
फिर हमने सेपरेबल को दो तरह से देखा, एक आपके आते हैं इनैंशियोमर्स, एक आते हैं डायस्टीरियोमर्स। ओके, इनैंशियोमर जो मिरर इमेज होंगे यानी कि सुपर इम्पोजिबल, जैसे कि मेरे दोनों हाथ हैं, ये इस हाथ का मिरर इमेज ये हाथ हो सकता है। ऐसा मान लीजिए कि बीच में मिरर लगा हुआ है अगर, तो मेरे हाथ की जो इमेज बनेगी वो इसी प्रकार से बनेगी ना, तो दोनों सुपर इम्पोजिबल हो गए, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो सेम एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये इनैंशियोमर। डायस्टीरियोमर नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेजेस अगर मैं इस प्रकार देखूं, अब मैंने दोनों हाथ घुमा लिए, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे एक दूसरे। ओके, तो ये मिरर इमेजेस नहीं है। तो इस प्रकार से आपके इनैंशियोमर में क्या आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं। वही डायस्टीरियोमर में ऑप्टिकल भी आते हैं एज वेल एज ज्योमेट्रिकल भी आते हैं। तो यहाँ से क्या निकला कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होंगे यहाँ पर मेनली, जिन्हें आप पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड तक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या था आपका, जब ज्योमेट्री में आपके चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो मैंने क्या कहा था कि ये बॉन्ड इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये ए एटम है, ये बी एटम है। ठीक है, स्थिति क्या है, दोनों एटम नीचे को लगे हुए हैं। अभी मैंने ये बॉन्ड घुमा दिया, इस एटम को ऊपर कर दिया, तो स्थिति बॉन्ड वही है आपका ए और बी के बीच में, लेकिन आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। बी वाला एटम आपको ऊपर को दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ये बनाया गया है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, ये तीन ही एटमों से जुड़े हुए हैं, दोनों एटम नीचे को लगे हुए थे, इस प्रकार से इसको आपने ऊपर घुमा दिया ए को, तो कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज हो गया, 3 डायमेंशनल प्लेन में स्थिति चेंज हो गई है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली शर्त होती है कि वहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि रोटेट नहीं कर पाएगा आपका मॉलिक्यूल। रोटेशन नहीं होगा अगर बॉन्ड के दोनों साइड, तो फिर आपका एटम इसी प्रकार रहेगा। यानी कि अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड ही होता, तो इसको आप आराम से घुमा करके नीचे ला सकते, तो फिर ये सेम ही हो जाता है इसकी बात। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक पाई बॉन्ड पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड आ गया है, तो उसने रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि जो घूमना था मॉलिक्यूल के बीच में, बॉन्ड के बीच में जो घुमाव था वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसको हम किस प्रकार समझेंगे, इसको आप इस प्रकार समझते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल है तो वहां पर ये सारे जो बॉन्ड बनेंगे वो इस प्लेन में बनेंगे, जो आपका पाई, क्योंकि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड एक ही प्लेन में बनेंगे, क्योंकि एस की ओवरलैपिंग हो रही होगी तो एक ही प्लेन में होगी, सारे इस प्लेन में। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे जो कि पाई बॉन्ड बन रहा है, तो वो कहाँ बनेगा, वो आपका इस वाले प्लेन में बनेगा, वाई प्लेन। ठीक है, इस प्रकार की शेप बनती है पाई पी ऑर्बिटल की, तो वो ओवरलैपिंग इस प्रकार हो जाएगी। तो यहाँ से ओवरलैपिंग अगर होगी तो मॉलिक्यूल अब रोटेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? चलिए, और हमने क्या कहा था, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए किसी भी कार्बन एटम से, किसी भी का मतलब दो जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम हैं, उन दोनों के पास जो दो और अन्य एटम जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अगर वो सेम हुए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। यानी कि अगर C में यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 आ जाता, तो फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो नहीं होगा। क्लियर? उसके लिए क्या आवश्यक है कि कार्बन से जो दोनों एटम जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड में ही आप क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड नहीं है तो उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको नहीं दिखेगा। ओके, और क्या होना चाहिए, कार्बन से जो जुड़े हुए एटम हैं उनमें क्या होना चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग एटम वहां पर कार्बन से जुड़ रहे हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने एक कंपाउंड देखा था और हमने इसके आइसोमर्स देखे थे। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने टाइप के बनेंगे, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। जब हम कह रहे हैं कार्बन से आपके दो एटम जुड़ रहे हैं, एक कार्बन से दो एटम, दूसरे कार्बन से भी दो एटम जुड़ रहे हैं, तो अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर समान अगर ग्रुप हैं, क्या है, समान ग्रुप है, और वो समान सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी अगर एक ही साइड में जुड़े हुए हैं, क्या कहा मैंने,
समान ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के एक ही साइड में जुड़े हुए हैं तो उनको सिस आपका यौगिक या सिस समावयवी सिस आइसोमर्स कहा जाए। जैसे कि यहाँ पर दोनों CH3 एक ही साइड में रखें, या CH3 हो सकता है, H हो सकता है, कोई भी अन्य ग्रुप हो सकता है, ठीक है, अन्य आइटम हो सकता है, वो एक ही साइड में अगर लगे हुए हैं तो वहां पर सिस समावयवता या सिस कंपाउंड आप उसको कहेंगे, ठीक है, जैसे इसको सिस ब्यूट 2 इन का। दूसरा, अगर ये समान ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट लग जाते हैं तो वहां पर उस कंपाउंड को ट्रांस यौगिक कहा जाएगा, ट्रांस कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर CH3 था, CH3 के ऑपोजिट जाके CH3 लग गया, ओके, तो अब ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट हो गए, तो ये कैसे हो गए, ट्रांस कंपाउंड्स हो गए। क्लियर है? चलिए, ये हमने एक कंपाउंड देखा था 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ओके, इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिस और ट्रांस हमने दोनों फॉर्म इसकी देखी थी। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। रिस्ट्रिक्ट रोटेशन से क्या समझते हैं? ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन का मतलब है ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा और ये आपका पाई, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एक ही प्लेन में सारे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनकी बॉन्डिंग दिखा देते हैं। ये कार्बन है आपका, ये कार्बन क्या कर रहा है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है, किससे, इस वाले कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है Cl से, एक बना रहा है H से, इसी प्रकार ये भी बना रहा है, तो दोनों के लिए हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका H है, इधर इधर आपका Cl है, ये Cl है, ये H, ठीक है। H की ऑर्बिटल ये जो बॉन्डिंग में जा रही है, ये H की एक ही ऑर्बिटल होती है H में, S1। Cl की हम देखेंगे, ये सारे एक ही प्लेन में हैं, ठीक। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाइए, ओवरलैपिंग किस प्रकार होगी, ये एक ही प्लेन में हो रही है, एक बॉन्डिंग यहाँ पर भी हो रही है बीच में इसी प्लेन में। ये तो हो गए सारे सिग्मा बॉन्ड। अब बात करेंगे पाई, पाई क्या होगा, इस वाले प्लेन में होगा, तो उसका बॉन्डिंग, उसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, यहाँ पर ही एक बॉन्ड इसका है, इनके बीच में ओवरलैपिंग। तो अब क्या हो रहा है, अगर अगर सपोज ये नहीं होता, ये पाई बॉन्ड नहीं होता, ये देखिए ये पाई बॉन्ड नहीं होता अगर, तो ये एक ही प्लेन में है, तो आप इसको रोटेट कर लेते इस प्रकार, रोटेट कर देते तो H आपका ऊपर आ जाता, Cl नीचे आ जाता, फिर से करते तो Cl आपका ऊपर आ जाता, H नीचे आ जाता, सेम वही स्ट्रक्चर मिल जाता। तो फिर आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना पाते। ये किस केस में कह रही हूँ, जब पाई ऑर्बिटल यानी कि पाई बॉन्ड आपका नहीं बन रहा है, ठीक है। क्या कहा मैंने, जब सेकंड वाला जो दूसरा बॉन्ड आपने दिखाया है, पाई बॉन्डिंग जिसे आप कह रहे हो, ठीक है, वो नहीं हो रही है। जब अगर यहाँ पर पाई बॉन्डिंग हो जाती है तो फिर आपका मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा। जब उसमें रोटेशन नहीं होगा तभी तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। जब चेंज नहीं कर पाएंगे तभी तो आइसोमर बनेंगे, तभी तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। वरना अगर ऐसा है मॉलिक्यूल तो आप इसको घुमा दीजिए, प्रॉपर्टीज उसकी फिर से इसी के समान हो जाएंगी जब डबल बॉन्ड नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, प्रतिबंध करना है, प्रतिबंधित करना है, रोकना है हमको वहां पर, ठीक है। और क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ये जो डबल बॉन्ड अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पर, उसके कारण रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं। तो हमने क्या कहा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने के लिए डबल बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में। तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताइए, तो पहली चीज यही है कि वहां पर डबल बॉन्ड हो,
दूसरी चीज क्या है कि जो आपके कार्बन के एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके पास अपने तो जो एटम है वो भिन्न होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अभी हम क्या दिखाएंगे, अभी हम दिखाएंगे जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये वाला, इनके बीच में इस प्रकार। तो ये क्या कर रहा है, अब जैसे ये बाकी सारे जो थे सिग्मा वाले वो इस प्लेन में थे, ठीक है, नोटबुक की इस प्लेन में है आपके सारे सिग्मा, और पाई कहाँ हो गया, पाई इस वाले में हो गया। तो अब आप इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रोटेशन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के कारण। तो यही था आपका जो रोटेशन में हम बार बार रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं वो इसी के कारण आ रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड के कारण। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए, X3 X3 क्या होगा, CH3 CH2 ये होता है हेक्स 3 में आप कहां पर देख रहे हैं, इन दो कार्बन के बीच में, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बतानी है, तो C डबल बॉन्ड C, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन, तीसरे कार्बन से एक साइड आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इस साइड भी हाइड्रोजन, CH है ना, CH और दूसरी साइड क्या जुड़ रहा है, CH2 CH3 या C2H5 आप बोल सकते हो, ठीक है, CH2 CH3 यानी कि C2H5, तो यहाँ जोड़ दीजिए C2H5 और इधर भी जोड़ लीजिए C2H5, यानी इथाइल ग्रुप। क्लियर है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है रोटेशन के लिए, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका पाया जाएगा। क्लियर है, और क्या होगा, कार्बन के दोनों साइड अलग अलग एटम है, कार्बन के दोनों साइड अलग अलग एटम है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पाए जाएंगे इसके, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब सेम ग्रुप एक ही साइड आएंगे, सेम ग्रुप एक ही साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, सिस, क्या कहा जाएगा, सिस, और सिस क्या हो जाएगा, हेक्स3ईन। क्लियर, दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, ट्रांस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रांस हेक्स3ईन। और कैसा होगा मॉलिक्यूल, ऑपोजिट लगा देंगे एटम को, ये C2H5 और इसके ऑपोजिट यहाँ C2H5, ये H आ गया, ये H आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी समान है क्योंकि आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, अब वो फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो आगे आप डिस्कस करेंगे हम अच्छे से उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिस और ट्रांस आपके आइसोमर्स हो गए, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड लिखिए, ब्यूट 2इन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। सबसे पहले आईयूपीएसी नाम दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2, 1, 4 पोजीशन बताई गई हैं ग्रुप्स की अलग अलग आपके, तो इसका मतलब क्या है, आईयूपीएसी नाम है। आईयूपीएसी नाम से स्ट्रक्चर बनाना आता है, बहुत इजी है। ब्यूट लिखा है, वर्ड रूट यानी कि 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2इन का मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ओके। और 1,4 डाइओइक एसिड का मतलब यानी कि इस कार्बन श्रृंखला का जो पहला और चौथा कार्बन है वो ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, तो यानी ये COOH और ये भी COOH, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा H और H, इस प्रकार का कंपाउंड होगा ब्यूट 2इन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन उससे जुड़े हैं एक एक हाइड्रोजन और एक एक COH ग्रुप। चलिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो यानी डबल बॉन्ड है, इन आ रहा है मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ओके। और दूसरा
क्योंकि इस कार्बन से एक H और दूसरा COH है, इसका मतलब भी क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। ओके, तो C डबल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पर H जोड़ लेंगे COOH, ये आपका H COO, इस एक आपका ये बन जाएगा कंपाउंड स्ट्रक्चर। दूसरा कैसे बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया आपका, ट्रांस ब्यूट 2-इन-1,4 डाइओइक एसिड, और ये क्या हो गया आपका, ये सिस हो गया। ओके, ट्रांस यानी कि ऑपोजिट साइड जुड़े हैं, सिस यानी कि सेम साइड जुड़े हैं। क्लियर, चलिए नोट करिए जल्दी से। और ये ट्रांस स्ट्रक्चर को फ्यूमेरिक एसिड कहा जाता है, और ये आपका होता है मैलिक एसिड। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि फ्यूमेरिक एसिड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताइए, या मैलिक एसिड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताइए, या ब्यूट 2-इन-1,4 डाइओइक एसिड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता दो, या सिस ट्रांसफॉर्म बताइए। ये एग्जाम्पल आपने कल पढ़ा था, सिस ब्यूट 2-इन और ट्रांस ब्यूट 2-इन। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये कंपाउंड है, इसको कहा जाता है सिनेमिक एसिड। क्या कहा जाता है, सिनेमिक एसिड। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, बताओ। अभी आप जो सिस और ट्रांस फॉर्म बताएंगे, इनसे पहले आपने क्या देखे थे, इनसे पहले आप इन बड़े ग्रुप्स को देख रहे थे, जैसे यहाँ मिथाइल को देखा आपने, उससे पहले आप किसको देख रहे थे, यहाँ पर आपने COOH की पोजीशन देखी। लेकिन जब सिनेमिक एसिड की बात करते हैं तो वहां पर आपका क्या है, ये HB तो है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बता देंगे, सिस ट्रांस। ये भी तो सेम ही एटम है, हमने क्या बोला, सेम एटम आपका एक साइड होगा, अगर डबल बॉन्ड के एक ही साइड में होंगे तो सिस, और अगर अलग अलग ऑपोजिट साइड्स पे जुड़े हुए हैं आपके सेम एटम तो आपका ट्रांस। तो यहाँ पर सेम एटम एक ही साइड में है तो ये क्या हो जाएगा, सिस, सिनेमिक एसिड। और अगर हम इनको क्या लगा देंगे, ऑपोजिट साइड में लगा देंगे, यहाँ H जुड़ गया आपका, यहाँ H है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। ओके, चलिए अब आप कहेंगे कि एक और बात आपने कही थी कि कार्बन के दोनों साइड जो ग्रुप होंगे, दोनों एटम जो कार्बन से जुड़े हुए होंगे, तो ओलिफिनिक कार्बन है आपका, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन हैं उनसे दो एटम और जुड़ रहे हैं। इस प्रकार हम देख रहे थे, ये दो दो एटम जुड़ रहे हैं। आपने कहा कि ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, तो हर एक केस में ऐसा नहीं हो सकता ना, और क्योंकि दोनों डिफरेंट है और डबल बॉन्ड भी है तो इस वजह से इसमें क्या आएगी, GI आएगी, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सपोज ये X है, ये Y है, ठीक है, और यहाँ पर भी अलग ग्रुप होने चाहिए, ऐसा आपने कहा। सपोज यहाँ P और Q आ गया,
अब आप सिस और ट्रांस कैसे बताएंगे, क्योंकि अब तो चारों ही ग्रुप क्या हो गए या एटम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस केस में क्योंकि आपने कहा था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए। डबल बॉन्ड भी है, और दूसरा हमने क्या बोला कि जो दोनों ग्रुप हैं इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगे हुए, वो दोनों ग्रुप या वो दोनों एटम अलग अलग होने चाहिए। तो इस कार्बन से भी दो अलग अलग एटम लग रहे हैं, इस कार्बन से भी दो अलग अलग एटम लग रहे हैं। अब इसमें सिस और ट्रांस हम कैसे देखेंगे, तो इसके लिए सिस की जगह आपका Z कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, और ट्रांस की जगह आप बोलते हैं E, यानी EZ आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? EZ आइसोमेरिज्म। ओके, क्लियर है? तो क्या कहा हमने कि जब तक कार्बन से जुड़ने वाले ग्रुप क्या थे, समान थे, दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे उनमें क्या आ रहा था, एक एक ग्रुप समान आ रहा था। ठीक है, जैसे इससे पहले आपने HH एटम देखे उनसे जुड़े हुए, या उससे पहले आपने COH देख रहे थे, या मिथाइल ग्रुप आप उससे जुड़ा हुआ देख रहे थे। तो इस प्रकार एक एक ग्रुप या एक एक एटम दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन से सेम हो रहा था। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया सिस और ट्रांस, हमने एक कंपाउंड को सिस बोल दिया, एक को ट्रांस बोल दिया। लेकिन अभी चूंकि दोनों ही कार्बन से अलग अलग एटम जुड़ रहे हैं सारे, तो सिस ट्रांस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, EZ आइसोमेरिज्म होगी। और इस EZ आइसोमेरिज्म को हम अलग अलग रूल से पढ़ते हैं। ठीक है, वो रूल होता है इन ग्रुप्स की वरीयता का रूल। ठीक है, अगर आपका ज्यादा वरीयता वाले ग्रुप या एटम एक साइड में आ गए तो उसको Z बोलेंगे कंपाउंड को, और अलग अलग ऑपोजिट साइड पे वो ज्यादा वरीयता वाले ग्रुप जुड़ गए तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका ट्रांस, यानी कि E। ओके, तो EZ आप यूज करेंगे, ना कि सिस और ट्रांस। ओके, बस ये सिस का मतलब एक साइड, सेम साइड, और E का मतलब ऑपोजिट साइड। चलिए नोट करिए जल्दी। तो ये EZ आइसोमेरिज्म आपकी कहाँ आती है, it applies on alkene C double bond C, both are bonded with and two different atoms and groups are in both hands। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C में दोनों कार्बन पर अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हों, तब क्या होगा वहां पर, तब वहां पर EZ आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो बच्चों, अगर आपका C डबल बॉन्ड C, यानी कि दोनों जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनमें आपका एक समान एटम जुड़ रहा है कहीं पर, तो आप सिस और ट्रांस से आइसोमर्स को बताएंगे, यानी कि जो कंपाउंड है उनका नाम सिस ट्रांस बताएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार डबल बॉन्डेड कार्बन पर अलग अलग, मैंने PQXY आपके अलग अलग एटम्स जुड़ गए हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर आपके आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगी, EZ हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा डीप है, स्टीरियो आइसोमर्स में आप जिसको पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हायर क्लास का है, लेकिन होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, जहां पर सिस ट्रांस पूछा जाएगा या EZ कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आंसर अभी हम लेंगे नेक्स्ट आपके सेशन में।
तब तक आपको इस आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझना है। इसका एग्जाम्पल आपको अभी नेक्स्ट सेशन में बताई जाएंगे। ओके, और तब तक को अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार करते रहिए, रिवाइज करते रहिए पूरे चैप्टर को और सारे सब्जेक्ट को। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।